नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अपने नेक्स्ट लेक्चर प्रोसेस में, और उसमें बात करेंगे क्रय शक्ति समता विधि या परचेजिंग पावर पॉवर्टी मेथड की बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्रय शक्ति समता अर्थात इसका मतलब है कि आप में किसी वस्तु को क्रय करने की कितनी क्षमता है। पहले इन चीजों को समझ लीजिए, फिर मैं इसको फैक्ट बेसिस पे सारी चीजें बताऊंगा कि किसी देश में रहने वाले निवासियों की परचेजिंग पावर मतलब आपके पॉकेट में कितना पैसा है और उस पैसे से कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती। बेसिक मतलब यही कि आपके पास कितना पैसा है और उस पैसे से कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इस सीधा सीधा है परचेजिंग पावर पॉवर्टी मेथड का। इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि एक व्यक्ति के पास अगर 1 रुपए है उसके आधार पर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके फैक्ट फिगर की। कुछ जो आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं, मेंस के अनुसार मैं बाद में आप लोगों को चीजें डिस्कस करूंगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार इसका विकास पॉइंट लिखिएगा। पीपी मेथड की बात करेंगे जब हम, तो ये पीपीपी मेथड जो है पावर परचेजिंग पावर पॉवर्टी मेथड की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि इसको 1993 में आईएमएफ द्वारा दिया गया था। तो 1993 में ये मेथड किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? आपके आईएमएफ ने दिया था। और इसी के आधार पर आपकी विश्व बैंक क्या करती है? आर्थिक विकास का मापन करती है। आईएमएफ के ये ट्रिपल पी मेथड के अनुसार विश्व बैंक आर्थिक विकास का मापन करती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, आर्थिक विकास का मापन किसके आधार पर किया जा सकता है? यहां पर जो आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन बनेगा वो ये बन जाएगा, आर्थिक विकास का मापन किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर आपको पता है क्रय शक्ति समता विधि या परचेजिंग पावर पॉवर्टी मेथड दोनों मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बना सकता है? वो क्या बना सकता है कि आर्थिक विकास का मापन सिद्धांत किसने दिया? ये आपका सेकंड क्वेश्चन बना देगा। और अगर यहां पर भी उसने और थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, इस सिद्धांत को कौन लागू कराता है? कौन लागू कराता है?
तो लागू कराने का काम कौन कर रहा है? विश्व बैंक। दिया किसने है? आईएमएफ ने। कब दिया था? 1993 में दिया था। किसके आधार पर दिया था? परचेजिंग पावर पॉवर्टी मेथड के आधार पर दिया गया था। तो यहां से केवल इस वर्ड से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मापन देश में रहने वाले व्यक्तियों की क्रय शक्ति कितनी है? कि क्रय शक्ति कितनी है, उससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं? अगर हो रही है और अगर नहीं हो रही तो दो ही चीजें होंगी। कॉमन सी बात है कि भाई किसी भी राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति की परचेजिंग पावर यह निर्धारित करेगी कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ जाएगा, सर किन मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जाती है? तो जब मूलभूत आवश्यकता की बात की जाती है तो बाबू एक चीज मैंने बहुत बार आपको बताया है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आपकी हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं। कि हर व्यक्ति को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए। ये अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी जो परचेजिंग पावर है उसके आधार पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मूल्यांकन ही यह तय करता है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास दर कैसी होगी। आर्थिक विकास दर कैसी है। इन्हीं सब मूल्यों के आधार पर विश्व बैंक इसका मापन करता है। विश्व बैंक इन्हीं सब मूल्यों के अनुसार वह मापन करता है कि किसी राष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है, उसकी इनकम 10 रुपए, उसकी इनकम 10 रुपए है और 10 रुपए में से वो 8 रुपए में ही अपनी सारी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर ले रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि उसके पास सेविंग क्या बची? 2 रुपए। अब वो 2 रुपए क्या करेगा? पढ़ाया था आप लोग, पहले लेक्चर में जाइए। जब 2 रुपए आपके पास जाएगा तो निश्चित रूप से 2 रुपए की सेविंग है, मतलब अब आप इससे पूंजी का निर्माण करेंगे। शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, मार्केट में लगाएंगे 2 रुपए को, या फिर आप जमीन खरीदेंगे, या फिर इंश्योरेंस करेंगे,
या फिर आप अदर और भी चीजें खरीद सकते हैं, या इन 8 रुपए में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद 2 रुपए जो आपके हैं वो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं से ज्यादा बचा। इसका मतलब है कि लग्जरी की तरफ, लग्जरी आइटम लेंगे, क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपकी इनकम है, उस इनकम से आपकी चीजें फुलफिल हो जा रही है, सेविंग हो रही है, सेविंग को कई जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब का निर्धारण कौन करता है? विश्व बैंक करती है। किसके आधार पर करती है? IMF 1993 की परचेजिंग पावर पॉवर्टी मेथड के आधार पर कोई भी राष्ट्र की वित्त के बारे में, वहां पर लोगों के बारे में तब पता चलता है जब उनकी खर्च करने की क्षमता देखी जाती है। जैसे कि सपोज दैट, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, इसको बहुत समझना पड़ता है। बस अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से, जैसे कि मान लो कि एक किसान है, ठीक है। अगर हम यहां पर कहें किसान आ गया और एक लेबर आ गया और एक गवर्नमेंट जॉब का व्यक्ति आ गया, गवर्नमेंट जॉब का, इन तीनों की परचेजिंग पावर की अगर हम लोग बात करें, पॉकेट परचेजिंग पावर मान लो, जेब की क्षमता कितनी है भाई? इसकी जेब की क्षमता थोड़ा ज्यादा होगी, इसकी जेब की क्षमता कम होगी, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब वाले की जेब की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक, एक कॉमन से एग्जांपल की बात कर रहा हूं, और बहुत बड़े किसानों की बात नहीं करते, एक छोटे से किसान, क्योंकि भारत किसानों का राष्ट्र है, गांव का क्या है? देश है भारत। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसान के पास 10 रुपए है तो उसकी परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 10 रुपए की। किसान की परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 10 रुपए। अगर इसकी 5 रुपए है इसकी मंथली इनकम, तो इसकी परचेजिंग पावर क्या होगी? 5 रुपए। और इसकी अगर 50 रुपए है मंथली इनकम, तो निश्चित रूप से इसकी परचेजिंग पावर कितनी हो जाएगी? 50 रुपए की। अर्थात ये गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति 50 रुपए से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, उसमें ये लग्जरी आइटम की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर लेबर की देखी जाए तो यहां पर क्या है? परचेजिंग पावर कम है। यहां पर किसान की परचेजिंग पावर क्या है? लेबर से थोड़ा ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट से कम है। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि किसी एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर नहीं देखी जाएगी। जैसे अपने देश में 2% से 3% कौन है? उद्योगपति हैं। तो उन उद्योगपतियों की परचेजिंग पावर ही केवल विश्व बैंक नहीं देखेगी, भारत के आम व्यक्ति की परचेजिंग पावर को देखा जाएगा कि आम व्यक्ति कितना रुपए कमा पाता है और कितना रुपए खर्च कर पाता है। दूसरी चीज, जब हम लोग बजट में देखते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर बहुत हाई फाई आती है। क्यों? अगर हम लोग बजट की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय लगभग 40 से 50 हजार माह आ जाती है। पर डे की आय अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो प्रतिदिन की आय 500 रुपए के आसपास आ रही है। क्या वास्तविकता में प्रति व्यक्ति की आय इतनी है? क्या वास्तविकता में? तो जब हम ग्रोथ को बताते हैं कि भाई हमारे देश के नागरिक इतने खुश हैं, लेकिन जब विश्व बैंक इसका निर्धारण करती है, जब विश्व बैंक आपके आर्थिक विकास के बारे में व्यक्त करती है, तब गवर्नमेंट कहती है नहीं ये गलत है, हम 6.6 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। हम नहीं बन पाए क्योंकि चंद लोग बन पाए हैं, चंद लोगों से देश नहीं चलता है। और जब इस परचेजिंग पावर की बात करते हैं, इस खरीद फरोख्त की बात करते हैं कि आपकी पॉकेट में, तो भारत के एक आम व्यक्ति की यहां पर बात की जाएगी। स्पष्ट याद रखिएगा कि इनकी बात नहीं करता है विश्व बैंक की आप कितना दिखा रहे हो हमें, रियलिटी में क्या है उसके आधार पर ही हम आर्थिक विकास की डेवलपमेंट के प्रोसेस को तय करते हैं कि आपके लोगों का कितना विकास हुआ है
और कितनी खुशहाली है, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को विश्व बैंक कैटेगराइज करती है कि आपकी कितनी परचेजिंग पावर। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि यहां पर जो आप लोग देखते हो वो नहीं है, दूसरी चीजें यहां पर आती है। तो इन चीजों को आप लोगों को समझना है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल कमेंट करिए। जहां पर भी कोई सिंगल प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक। हाँ, आप लोगों की एक शिकायत मेरे पास आ रही है लगातार कि सर आप क्लास लेते समय रिप्लाई नहीं देते हैं, टेक्निकल टीम रिप्लाई देता है। तो बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाऊं या आप लोगों के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, हाँ आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है वो आप कमेंट करेंगे तो उसको जरूर मैं देखूंगा, निश्चित रूप से मान के चलिए, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं आप लोगों के, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं देखता। लेकिन पढ़ाते समय जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो आपके वो कमेंट महत्वपूर्ण मेरे लिए ये कमेंट ज्यादा है कि इससे रिलेटेड अगर आपको कमेंट है, कोई समस्या है, कुछ चीजें नहीं आ रही हैं और मैं उस समय पढ़ा रहा हूं फ्लो में, तो निश्चित रूप से मैं आपके कमेंट भी देखूंगा और उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि यहां पर क्लास में हम इसको कंटिन्यू कुछ चेंजेस करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो वो मैं करूंगा। अगर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के लिए एक प्लान एक्स्ट्रा क्लास लेके आ जाऊंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र होकर पढ़ाई करें, बस मेहनत करते चले। आप लोग मेहनत नहीं करते। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं कि SDI में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो लिखिए, इसका विकास 1990 में अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आप लोग लिख लीजिए। इसका विकास 1990 में UNDP ने UNDP में महबूब उल हक एवं उनके सहयोगियों ने किया था, उनके किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 3 मानक रखे गए, यहां पर इन्होंने इसके 3 मानक रखे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर मानकों पे विचार आप लोगों को करना होता है तो एक चीज ये जान लीजिए कि जब भी हम मानकों की बात करते हैं तो वहां पर कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो यहां पर आपके कंसीडर की जाएंगी। कौन कौन सी होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जीवन के लिए? अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा आ गई तो दिमागदार हो जाओगे। क्लियर है कि शिक्षा आई तो दिमागदार। अगर शिक्षा आई तो निश्चित रूप से आप बात किसके लिए करोगे? स्वास्थ्य के लिए करोगे।
स्वास्थ्य के लिए करोगे, और स्वास्थ्य के लिए बात आएगी तो जीवन प्रत्याशा की बात होगी या जीवन स्तर की बात हो जाएगी। ठीक, कि जीवन स्तर की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, इन 3 पिलरों पर बात शुरू हुई आपकी। जीवन स्तर, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो कई बार यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लेते हैं। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, अर्थात आपके अंदर जीवन जीने की कितनी क्षमता है या जीवन जीने की कितने आगे तक आप जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की बात करते हैं। इन 3 पॉइंटों पर पूरी की पूरी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिपेंड करती है और इन्हीं के आधार पर यह रिपोर्ट भी अपनी जारी करती है। ठीक, अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिया यहां पर शिक्षा। शिक्षा ले लें, एजुकेशन। अब देखो UNDP के अनुसार और इस मेथड के अनुसार पढ़ाई के वर्ष का औसत क्या होगा, पढ़ने के लिए आप कितने वर्ष तक पढ़ सकते हैं औसतन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, पढ़ाई करने का औसत। ठीक, पढ़ाई के वर्षों का औसत। औसत एक नॉर्मल जनरलाइज व्यू होगा, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है भाई, ये पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, किसी एक देश के लिए नहीं होगा। और पढ़ाई के संभावित वर्ष कितने होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, पढ़ाई के संभावित वर्ष कितने होने चाहिए। अब देखो एक एक चीज समझते चलोगे तो बड़ा एकदम समझ में आ जाएगा कि अब गेम क्या हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि अब हमें स्पेस चाहिए होगा आगे पीछे भागने के लिए। अब यहां से कनेक्शन शुरू होने वाला है पूरा गेम। अब आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि भारत कहां पर है और अन्य राष्ट्र कहां पर है। ठीक, तो यहां पर पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या कहा, 25 वर्ष का वयस्क, जो औसत आयु पढ़ाई की है वो कितनी है आप लोगों की, 25 वर्ष के वयस्क तक आपकी आयु है। अर्थात 25 वर्ष का वयस्क कितने साल तक पढ़ाई किया उसका औसत निकाला जाता है। क्या है, 25 साल का वयस्क कितने वर्षों तक, कितने वर्षों तक पढ़ाई किया उसका औसत निकाला जाता है। पहला पॉइंट है। अब दिमाग लगाओ, पढ़ाई करने का के वर्षों का औसत मतलब आप मैक्सिमम 25 साल तक पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, और इन 25 वर्षों तक में आपने कितना समय केवल और केवल पढ़ाई के लिए दिया है। मान लिया जाए 5 वर्ष तक तो बच्चा पढ़ता नहीं है, तब क्या हो गया, 0 हो गया। आपने टोटल अगर पढ़ा 25 वर्षों तक तो आपने कितने वर्ष पढ़ाई की है, 20 वर्ष पढ़ाई की है ना। इसके अकॉर्डिंग तो निकल रहा है यही ना
कि भाई 5 साल तक कॉमन कोई भी बच्चा नहीं पढ़ाई करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक पढ़ाई किया है। ठीक, दूसरा पॉइंट आया कि पढ़ाई के संभावित वर्ष, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो कितने साल तक पढ़ सकता है, कॉमन सी बात है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह कितने वर्षों तक पढ़ सकता है। दूसरी बात आई, पहली बात है कि 25 वर्ष का वयस्क जिसने कितने वर्ष पढ़ाई में दिए हैं वह निर्धारित हो जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा यहां का। ठीक, और एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो संभावित कितने वर्षों तक पढ़ाई कर सकता है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया कि कितने वर्षों तक तुम मैक्सिमम पढ़ सकते हो, तुम्हारी कंडीशन कितने वर्षों तक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो यहां पर कहा गया 18 वर्षों तक। वर्षों तक कितने वर्ष के लिए बोला गया कि 18 वर्ष तक अधिकतम एक बच्चा पढ़ सकता है। अधिकतम भी लिख लीजिए, मैक्सिमम 18 ईयर तक आप लोग स्कूलिंग कर सकते हैं, है ना। एक बच्चा स्कूल जाता है तो कितने वर्ष तक वह पढ़ सकता है, 18 वर्षों तक वह पढ़ सकता है, और 25 वर्ष की आयु तक वह पढ़ाई करेगा ऑन एवरेज, ये निकलता है। लेकिन ये किसकी है, यूएनडीपी की रिपोर्ट 1993 के अनुसार। ठीक, सॉरी 1993 तो आईएमएफ वाली थी, 1990 के अकॉर्डिंग महबूब के साथ, महबूब साहब ने ये रिपोर्ट जारी की थी ना, तो उनके अनुसार ये बातें इन्होंने कही कि भाई 25 वर्ष तक का वयस्क आप अपनी डिग्री उग्री कंप्लीट कर सकते हैं बड़े आराम से, फिर उसके लिए आप 25 वर्ष के बाद आफ्टर 25 ईयर आप क्या करेंगे, जॉब करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, ये रिपोर्ट के अनुसार है। और स्कूल अधिकतम आप कितने साल तक रहेंगे, 18 वर्षों की आयु तक मैक्सिमम स्कूलिंग आपकी हो जानी चाहिए। ये दो बातें यहां पर कही गई। अब इन दोनों बातों को भारत पे लागू करो, भारत पे लागू करो और भारत की शिक्षा पद्धति पे लागू करो। भारत में 25 वर्ष के बालक को कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 25 वर्ष में जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट ने पॉलिसियां बहुत निकाल दी हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कितने बच्चे, अभी तो मुझे लगता है ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा आता है वो 25 वर्ष की आयु में रेडी ही नहीं हो पाता है किसी भी जॉब के लिए। भारतीय परिवेश की बात कर रहा हूं, 18 वर्षों तक तो वो इंटर कर रहा है, तो वो तो ठीक है, इंटर तक तो सारी आयु जो दी गई है इंटर तक तो समझ, लेकिन यहां पर जब वो गांव से निकलता है तो 25 वर्ष का तो वैसे भी हो जाता है, तो जॉब क्या मिलेगी उसे, कटहल। और आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये किसकी बात कर रहा है, ये होल वर्ल्ड की बात कर रहा है। मतलब ये सब बैठे कहां है, ये वेस्टर्न कंट्री में बैठ के ये रिपोर्ट बना रही हैं। सारे यूएनडीपी किसकी है, आपके यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है ना, ठीक। तो वहां पर देखा जाए तो ये सभी चीजें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग से आ रहे हैं, वहीं की ये सारी संस्थाएं हैं, ठीक। तो उसी के भाग से ये भी निकल रही हैं। अब उसके भाग से निकलेंगी तो वो लोग क्या है, विकसित, तो उनके यहां 25 वर्ष 30 वर्ष की आयु आते आते बच्चा एकदम क्या हो जाता है,
25 वर्ष की आयु तक वो, क्योंकि वो तो 10 ही साल से काम करने लगा है भाई, उनके यहाँ सेल्फ डिपेंडेंस की भावना है। लेकिन भारत में सेल्फ डिपेंडेंट की भावना नहीं है। कब तक नहीं है? 30 साल तक तो हमारा लल्ला छोटा है, हमारा बाबू है, और फिर लल्ला अभी 21 साल के हुए नहीं है, लल्ला अपनी लल्ली के साथ घूम रहे हैं। तो बाबू किसी और का भी बाबू, यहां पर क्या हो रहा? बाबू किसी और का बाबू, वहां पर लाइबिलिटीज है इसकी, लेकिन जहां पर लाइबिलिटीज होनी चाहिए वहां लाइबिलिटीज नहीं है। ये इश्क का दौर जो होता है बड़ा बुरा होता है। ठीक, तो यहां पर ये एजुकेशन सिस्टम याद रखिएगा 25 और 18 ईयर की बात की ही है। एवरेज एज जो मैक्सिमम बोली गई है स्कूलिंग के बाद, मैक्सिमम 25 वर्ष बोली गई है, और यहां पर स्कूलिंग की मैक्सिमम 18 वर्ष कही गई है शिक्षा में। ठीक, तो ये याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्ट। 25 और 18 याद रख लेना, और 25 कहां पर है? वो एवरेज है आपकी बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमएस जो छात्र कर रहे हैं, और जो बीए बीएससी वाले हैं उनके लिए भी इतनी ही आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अब दिमाग खोलो, बच्चे नहीं हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो नो डाउट आपके ब्रेन को बहुत बड़ा होना चाहिए। जब तक आप कुंठित मानसिकता से ग्रसित रहेंगे, किसी को देख के अगर शॉर्ट्स पहन के जा रहा है, तो आप लोगों के माइंड में ये है कि वाओ, तो आप समझ लो कि अभी सिलेक्शन की रेस से आउट। जब आपको सब कुछ जनरलाइज दिखने लगे, तो आप ये समझ लेना कि आप अब इस रेस के लायक हुए। तो आपको अपने आप को कैसा बनाना है? जनरलाइज। आपके लिए किसी के अगर कोई शॉर्ट्स नहीं, वो नंगा भी घूमे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी करे। आपका माइंड जब इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा, तब आप अधिकारी बनने लायक बनेंगे, क्योंकि एक अधिकारी को बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। जब छोटबड़ियन चीजों में चिल्लरबाजी आप लोग करते हो, तो वो समझ में आ जाता है कि आप अभी अधिकारी बनने के योग्य नहीं हो। ठीक है, स्वास्थ्य की बात कर ले। ठीक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात की जाती है। स्वास्थ्य में किसकी बात की जाती है? जन्म के समय प्रत्याशा की जाती। याद रखिएगा कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात की जाती है। मतलब कितने साल तक जियोगे भैया? जन्म के समय ही कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात आती है यूएनडीपी के अनुसार। तो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, कितने साल जी सकता है कोई व्यक्ति? तो निम्नतम और अधिकतम। अधिकतम, अब निम्नतम कितने वर्ष की बात कह दी है यूएनडीपी के अनुसार? ह्यूमन इंडेक्स में जो बात कही गई है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मिनिमम उसके जीवन जीने की जो स्थिति बनेगी वो 20 वर्ष बनेगी, और अधिकतम जो स्थिति बनेगी वो 38.50 वर्ष या ईयर, अर्थात 83.5 वर्ष अधिकतम व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के दम से जीवित रह सकता है। किनके दम पे? स्वास्थ्य सुविधाओं के दम से आप अधिकतम 83 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपस्थिति में कम से कम तो आप 20 वर्ष तक तो जीवित रह ही सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपस्थिति या उपस्थिति में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनिमम आप 20 वर्षों तक
तो जीवित रह सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि यहां पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार जो आपके स्वास्थ्य में जीवन की बात कही गई है, लाइफ एक्सपेक्ट की गई है कि कितनी लाइफ एक्सपेक्ट की जा सकती है, तो वो कितनी लाइफ, 20 वर्ष या अधिकतम 83। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़े, चलो। अब 20 वर्ष जिसको समझ में आ जाए वो ये कहेगा कि अरे सर तो जीने का मतलब ही क्या है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं जीवन स्तर। अब जीवन स्तर का अपने दिमाग से मूल्यांकन करो। अच्छा, जीवन स्तर को मापा जाएगा ना, पहले जीवन स्तर को मापा जाएगा, और वो किससे मापा जाता है जीवन स्तर? अब देखो, यहां जीवन स्तर की बात कही मैंने, जीवन स्तर की क्या होगी, मापन किया जाएगा। और मापन किसके आधार पर? आर्थिक विकास के आधार पर। आधार पर कॉमन सी बात है, अभी मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही हम लोग बात करें। जीवन स्तर अगर किसी व्यक्ति का देखना है तो उसका पहले मापन किया जाएगा। मापन किसके आधार पर? आर्थिक विकास के आधार पर। और आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? ट्रिपल P मेथड के द्वारा। ट्रिपल P मेथड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है ना। क्रय समता पॉइंट, ट्रिपल P मॉडल जो है हमारा, क्रय शक्ति समता विधि या परचेजिंग पावर पावर्टी मेथड के अनुसार ही इसका मूल्यांकन करेंगे कि आर्थिक विकास दर क्या है क्या नहीं है। यही आपके IMF ने दिया था। ये किसने दिया था? IMF ने दिया था 1993 में। इसका मापन कौन करता है? इस विकास दर का मापन कौन करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक मापन करती है। सिद्धांत दिया, ठीक, जिसके अनुसार विश्व बैंक मापन करती है, ट्रिपल P। अब ट्रिपल P को हम कैसे निकालेंगे? अब पूरा दिमाग यहां पर खर्चा होने वाला है कि यहां पर हम ट्रिपल P को कैसे मापें। तो यहां पर जब मापने की बात आएगी तो GNI की बात करेंगे हम लोग। अब यहां पर बात है कि साहब ये GNI क्या है, तो नोट करो, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहां पर हम लोग? ग्रॉस इनकम की बात करेंगे। ठीक, ठीक, इतनी चीज समझ में आया। मापन किया जाएगा, किसके आधार पर किया जाएगा? आर्थिक विकास के आधार पर किया जाएगा। आर्थिक विकास किसके आधार पर चलता है? ट्रिपल P मेथड के आधार पर चलता है। और ट्रिपल P को मापने के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाती है। ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब है कि आय में वृद्धि होगी। यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, पॉइंट लिखिएगा, यदि व्यक्ति की आय में
वृद्धि होगी। पॉइंट नोट करो, यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जब आपके पास रुपया आने लगेगा तो जीवन स्तर कैसा होने लगेगा, आपका जीवन स्तर सुधरेगा। क्या हो जाएगा, जीवन स्तर सुधार होगा। पैसा ही से तो पूरा गेम चलता है, ऐसा तो है नहीं बिना पैसे के कुछ काम चल रहा हो। ठीक, अब जब जीवन स्तर सुधारने की बात आएगी तो यहां पर जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, अगर हम देखें तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पहले मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। कॉमन सी बात है, यहां पर क्या करेंगे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाएगी तब आप किधर बढ़ेंगे, तब आप बढ़ेंगे लग्जरी की तरफ। और लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, मशीनरियों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, जब लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे। क्यों, जीवन आरामदेह हो जाए। मैक्सिमम जब जीवन आरामदेह हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि इस कंडीशन में जब आपके पास पैसा अच्छा खासा आ गया, लग्जरी की तरफ बढ़ रहे, मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, तो आप सबसे ज्यादा पैसा जो होगा वो गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च करेंगे। किस पर करेंगे, गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर करेंगे। मतलब जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं उनके अलावा मैक्सिमम खर्चा हमारा किस पे हो जाएगा, जो खाने पीने वाली वस्तुएं नहीं है, क्योंकि जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। फिर इस स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देंगे आप। किस पे देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो ये जान लो कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, हम लोगों के जैसे सड़क से 10 रुपये वाला पानी नहीं खरीदते हैं, पाउच वाला पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, और नल से तो बिल्कुल नहीं पीते, बहुत फिल्टर पानी होता है, सब कुछ बड़ी फिल्टर होता है। हम लोग तो नाले किनारे बैठ के ठेले में खाना वाना खा लेते हैं। तो ये चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो ये स्तर कब बढ़ रहा है, जब आपके पास मुद्रा आ रही है। जब मुद्रा नहीं आएगी तो ये स्तर स्टॉप रहेगा हमेशा। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, ये समझ में आया। अब देखो यहां पर हम लोगों ने आर्थिक विकास की बात कही है, यहां पर मैंने आर्थिक विकास का वर्ड यूज किया फिर से, जबकि मैंने आप लोगों को समझाया था आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, दोनों को अलग अलग मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाया था। लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, पर्सनली उन लोगों ने कॉल भी किया, तो कुछ चीजें जो उनको छूट गई थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था, शॉर्ट था, मुझे भी लगा कि मैंने काफी शॉर्ट में पढ़ाया है, लेकिन ये था कि प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना दी जाए, आप लोगों को टू द पॉइंट आप लोगों को समझा दिया जाए। लेकिन फिर भी चलिए इस पॉइंट को एक बार आप लोग डिटेल्ड में समझ लो, जो चीजें आप लोगों की छूटी हैं वहां पर, वो चीजें यहां पर आप लोगों को और सही हो जाएंगे। तो हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट बना लीजिएगा,
नोट्स अगर बना रहे हो तो अच्छा है। में अंतर, तो इसको दो भागों में अगर हम लोग डिवाइड कर लें ऐसे बोर्ड को, ये हो जाएगा आर्थिक विकास और इधर हो जाएगा आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। वृद्धि, क्लियर है? ठीक। अब यहां पर समझो, आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होगा और आर्थिक विकास का। आर्थिक समृद्धि का मतलब है नए उद्योगों का विस्तार, नए उद्योगों का विस्तार। कॉमन सी बात है। अब जब नए उद्योग लगेंगे, नए उद्योग लगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ऐसे समझे, एक छोटा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, आर्थिक समृद्धि, तो उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका मतलब है नए उद्योगों का विकास। कॉमन सी बात है, नए उद्योग लगेंगे मतलब रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। सृजन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, बेरोजगारी में कमी आएगी। कमी आएगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूंजी का निर्माण होगा। फिर क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी। कमी आएगी। फिर क्या होगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। की पूर्ति। फिर क्या होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। क्या हो जाएगा, सरकार को यहां से टैक्स मिलेगा। टैक्स के साथ साथ जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो जीवन स्तर उच्च होगा। इतनी चीजें होंगी यहां तक। अब जब सरकार को टैक्स मिलेगा, अब समझना, जब सरकार को टैक्स मिलेगा सरकार क्या करेगा, सरकार दो काम करेगी। एक तो लोक कल्याणकारी योजना चलाएगी। पहला पॉइंट तो गवर्नमेंट ये करेगी, ठीक। दूसरा,
स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, इन पर क्या करेगी? खर्च करेगी। खर्च करेगी इसी में अपने लोगों के लिए, आर्थिक सहायता, प्रावधान करेगी। ये तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि आर्थिक समृद्धि अगर हुई तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आर्थिक विकास होगा। क्या हो रहा? आर्थिक समृद्धि, तो यहां पर दिख रहा है आर्थिक विकास होगा। हो रहा? इतनी चीजें दोनों तरफ पहुंच गई। सरकार भी काम करेगी और नॉर्मल लोग तो काम करेंगे ही करेंगे। तो आर्थिक विकास और यहां पर आर्थिक समृद्धि का कनेक्शन है। क्लियर है इतनी चीज? अब देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्ववर्ती दशा है, लेकिन आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है। पॉइंट लिख लीजिएगा। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है। कॉमा क्यों? यहां से तो स्पष्ट लग रहा है कि आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से टैक्स मिलेगा, सरकार को पैसा मिलेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, सब कुछ यहां पर तो पॉजिटिव लग रहा है। फिर भी आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की गारंटी है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये पूरा लिखा उखा सब बेकार हो गया। कुछ ऐसा ही लग रहा है ना? अब देखो कैसे, कैसे आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है। जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था डायरेक्ट वही आंसर दे रहा हूं, ठीक है? किसी एक ने पूछा लेकिन सबका भला हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है? नए उद्योगों की स्थापना, नए उद्योगों की स्थापना, कॉमन सी बात है। नए उद्योग लगे, लेकिन क्या हुआ? रोजगार का सृजन नहीं हुआ। क्यों? उद्योग लग गए और रोजगार का सृजन नहीं हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रोजगार में यहां पर चाहिए क्या था? सृजन तब माना जाएगा जब मानव संसाधन इसमें काम करेगा। कार्य करेगा। अब पॉइंट समझो, यहां पर जब मानव संसाधन कार्य करने लगेगा तो इसका मतलब है कि रोजगार का सृजन हुआ। यदि यहां पर
मशीनें काम करेंगी। तो क्या हो जाएगा, रोजगार का सृजन नहीं होगा। मशीनें इन द सेंस रोबोट, रोबोट काम करने लगेंगे तो जो एक कॉमन व्यक्ति काम करता है उसकी जगह हमने रोबोट रख दिया। रोबोट तो 20 साल तक चलने वाला है, उसकी रिपेयरिंग करवा देंगे, वो चलता रहेगा, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हो गया, रोजगार सृजन नहीं हुआ लेकिन नए उद्योगों की स्थापना, नए उद्योग लगे लेकिन रोजगार सृजन नहीं हुआ। रोजगार सृजन नहीं हुआ तो आय में वृद्धि नहीं होगी किसी के, आय में वृद्धि नहीं होगी। आय में वृद्धि नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी। तो वो गरीबी में कमी नहीं होगी। कॉमन सी बात है, क्या हुआ, रोजगार नहीं तो गरीबी में कमी नहीं, मतलब आपके प्रति व्यक्ति आय बहुत कम रहेगी। जैसे है गरीब टाइप के तो गरीबे टाइप के रहेंगे। तो यहां प्रति व्यक्ति आय में भी कोई फर्क नहीं बढ़ा, न घटा न बढ़ा, क्योंकि रोजगार है ही नहीं, जैसे नल्ले थे वैसे नल्ले हैं। तो कॉमन से क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट को, सरकार को जो है वो टैक्स मिलेगा। क्या होगा, सरकार को तो टैक्स मिलेगा ना, कि क्योंकि कंपनी उत्पादन कर रही है, कंपनी उत्पादन कर रही है, इसका मतलब वो सरकार को टैक्स जरूर देगी। ठीक, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिला, लेकिन आपके जीवन स्तर की बात कर लें, कोई परिवर्तन चमन्नी भर का नहीं होगा। नहीं। अब देखो, क्या इस आर्थिक समृद्धि से कहीं आर्थिक विकास दिख रहा है? कहीं पर भी आर्थिक डेवलपमेंट की बात की गई? जीडीपी बढ़ेगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, भारत की नेशनल इनकम बढ़ेगी, लेकिन भारत से बेरोजगारी और गरीबी कम नहीं। क्यों? उद्योगों का तो सृजन हो रहा है साहब, नए उद्योग लगे, आर्थिक समृद्धि तो यही कह रही है, नए उद्योगों का सृजन हो रहा है, फिर भी आर्थिक विकास नहीं है। इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की कोई गारंटी नहीं है। हां, आर्थिक विकास की पूर्ववर्ती धारणा जो, क्लियर हुआ कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि पर पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि का मतलब है नए उद्योगों का लगना। अगर नए उद्योगों में मशीनरी उपयोग कर ली गई तो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से नए रोजगार सृजित नहीं होंगे, और नए रोजगार सृजित नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति में कोई भी परचेजिंग पावर बढ़ने वाली नहीं है। और इस तरह का जब वितरण होता है, जब इस तरह का वितरण होता है, इस वितरण को न्याय संगत नहीं कहा जाता। इसीलिए सरकारें न्याय संगत वितरण की बात करती है, और वह टोटल डिपेंडेंसी आपकी आर्थिक समृद्धि पर नहीं डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये मशीनरी उपयोग करेंगे, ये रोबोट्स यूज कर लेंगे, ये तकनीकी यूज करेंगे, तकनीकी यूज कर लेंगे, ये इंटेलिजेंस यूज कर लेंगे,
जेंट्स, अगर इन सब को कंट्रोल करने के लिए कहा जाए तो 3 इंसान बहुत है। 3 इंसान पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो कम से कम नहीं तो 1 लाख लोगों को काम मिलता है। कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो 1 लाख लोगों को काम मिलेगा। तो ये कहानी है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की। तो इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये शब्दावली आपकी ऐसी की तैसी कर देते हैं पेपर में। तो टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा इसमें, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा इसी तरह। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।